हेलो दोस्तों, एलओ क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण, यानी कि जो चुंबकीय बल है इसकी दिशा को हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम है। पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। इसके पहले आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 बताया गया था, जिसके द्वारा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते थे। और यहाँ पर हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके द्वारा जो है हम लोग यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए दाहिना हाथ है, तो दाहिने हाथ के पंजे को आपको इस प्रकार से फैलाना है कि अंगूठा, इसके अलावा ये चारों उंगलियां ये जो है परस्पर लंबवत रहें। याद रखिएगा, ये चारों उंगलियां और अंगूठा ये जो है परस्पर लंबवत रहें। तो इस स्थिति में जो अंगूठा होगा ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा और जो चारों उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होंगी। तो यहाँ पर हथेली से धक्का देने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसके लिए आप फिगर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान दीजिए, ये अंगूठा हो जाएगा। इसके अलावा चारों उंगलियां जो है इस प्रकार से होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब इसमें ध्यान दीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो चारों उंगलियां हैं ये जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगी। इसके अलावा जो ये अंगूठा है ये धारा की दिशा में होगा। तो यहाँ पर जो हथेली से धक्का देने की दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि चारों अंगुलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत रहें, तो इस स्थिति में यदि अंगूठा धारा अथवा धनावेश की गति की दिशा, याद रखिएगा धारा, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर अथवा धनावेश की गति की दिशा में तथा चारों अंगुलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंगूठा जो है धारा अथवा धनावेश की गति की दिशा में, इसके अलावा चारों उंगलियां जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है।
तो ये अब आप लोग याद रखेगा कि यहाँ पर जो दाएं हाथ का पंजा है इससे आपको इस प्रकार से फैलाना है कि अंगूठा इसके अलावा चारों उंगलियां जो है परस्पर लंबवत रहें। इसके अलावा अंगूठा जो है अगर धारा अथवा धनावेश की गति की दिशा में, इसके अलावा चारों उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा है वो यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा नियम यहाँ पर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ये दूसरा नियम है, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो बायां हाथ है इसमें ये आपका अंगूठा, इसके अलावा इसके बाद वाली उंगली, इसे हम लोग बोलते हैं तर्जनी। याद रखिएगा, अंगूठा, तर्जनी और इसके बाद वाली ये मध्यमा, इन्हीं तीनों का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है, यानी कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो आप इसमें बताएंगे कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंगूठा और ये इस प्रकार से लंबवत है, इसके अलावा ये इस पे लंबवत है, तो तीनों को आपको इस प्रकार फैलाना है कि तीनों जो है परस्पर लंबवत रहें। तो इस स्थिति में जो मध्यमा है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, इसके अलावा जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो अंगूठा जो है यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। याद रखिएगा, यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे तीनों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर जो है लंबवत रहें, तो इस स्थिति में जो है यहाँ पर मध्यमा धारा अथवा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगी, इसके अलावा जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो इस स्थिति में जो अंगूठा होगा ये चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप इसे फिगर के द्वारा समझना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसका फिगर तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस स्थिति में यहाँ पर जो ये मध्यमा है ये धारा अथवा धनावेश की गति की दिशा को, इसके अलावा जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो अंगूठा यहाँ पर जो है चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी यानी कि ये उंगली, मध्यमा यानी कि ये उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, यानी कि इस प्रकार से फैलाना है कि इन तीनों के बीच का जो कोण हो वो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर तीनों जो है परस्पर लंबवत रहें। तो यदि मध्यमा यहाँ पर किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी? धारा की दिशा को। तो यदि मध्यमा धारा अथवा धनावेश की गति की दिशा तथा तर्जनी यानी कि ये उंगली, ये किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तर्जनी
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को परस्पर हम लोग लंबवत रखेंगे तो मध्यमा यहाँ पर धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। यदि इसके अलावा तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है तो अंगूठा जो है फिर ये चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का निर्धारण। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले मान लीजिए यहाँ पर आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से दिया गया है। ये हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर एक धारावाही चालक रखा जाता है। ध्यान दीजिए, ये धारावाही चालक रखा गया है इस प्रकार से। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो चालक रखा गया है इस चालक में जो है I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया गया था, इसमें यहाँ पर एक धारावाही चालक रख दिया गया है और इस चालक में जो है यहाँ पर I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो ये धारावाही चालक रखा गया है इसके अंदर जो है चालक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जब इससे हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके जो भी चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर एक लारेंज बल आरोपित होने लगता है। याद रखिएगा कि जब यहाँ पर हम लोग धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अंदर उपस्थित चालक इलेक्ट्रॉनों पर जो है एक लारेंज बल आरोपित होने लगता है। इस प्रकार इन सभी सूक्ष्म स्तरीय बलों का जो परिणामी होता है उस पर आरोपित होने वाले स्थूल स्तरीय बल के बराबर होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो चालक रखा गया है इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, इससे थीटा कोण पर यहाँ पर इस चालक को रखा गया है। इसके अलावा इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो चालक रखा गया है इस चालक की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो है कैपिटल L है। तो ये लंबाई मान ली गई है। इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं कैपिटल A। इस चालक का क्षेत्रफल A हो गया, लंबाई L हो गई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इसमें आप यही लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आपको इस चित्र की सहायता से इसमें लिखना है। आप इसमें बताएंगे कि जब कोई धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके समस्त चालक इलेक्ट्रॉनों पर एक लारेंज बल आरोपित होने लगता है और इन सभी सूक्ष्म स्तरीय बलों का जो परिणामी है उस चालक पर आरोपित होने वाले स्थूल स्तरीय बल के बराबर होता है। इतना आपको यहाँ लिखना है। और इसके अलावा आप इसमें इस फिगर की सहायता से बताएंगे कि माना कैपिटल L लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का एक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में जो है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है वो Vd है तो यहाँ पर जो है इस चालक में प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, एक बार स्क्रीन पर आप इसमें बताएंगे कि माना कैपिटल L लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का एक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। इतना लिखना है। इसके अलावा बताएंगे इसमें कि यदि चालक इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है तो चालक में प्रवाहित
धारा। तो चालक में प्रवाहित धारा के लिए यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे, I बराबर NE/AVD। इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल। तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे कि एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल। तो ध्यान दीजिए, लारेंज बल के लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वो होता है F बराबर, तो यहाँ पर एक चालक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम लोग लिख देंगे F डैश। इसके बाद सूत्र होता है QVB। Q का मतलब यहाँ पर आवेश से है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा E। V की जगह पे हम लोग अनुगमन वेग प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा VD। इसके बाद B यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो आपको लारेंज बल का सूत्र पढ़ाया गया वो बताया गया है F बराबर QVB साइन थीटा, ये आपको बताया जा चुका है। तो Q यहाँ पर आवेश होता है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख रहे थे, इसलिए उसकी जगह पे हो जाएगा E। इसके अलावा होता है यहाँ पर वेग, तो यहाँ पर अनुगमन वेग दिया गया, इसलिए हो जाएगा VD, बाकी B साइन थीटा। इस प्रकार ये इतना हुआ। इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे इस चालक का आयतन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चालक का आयतन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई दी गई है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि A/L। तो ये हो जाएगा यहाँ पर चालक का आयतन, यानी कि क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो ये आ गया चालक का आयतन। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया चूंकि चालक के एकांक आयतन में, यानी कि एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, n। और यहाँ पर चालक का आयतन कितना है, Al। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे चालक के Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आयतन एकांक था तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी n। जब आयतन यहाँ पर Al हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी फिर NaL। इस प्रकार इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें आप लिखेंगे संपूर्ण धारावाही चालक पर चुंबकीय बल बराबर होता है एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल गुणे, यहाँ पर आप लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस सूत्र का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है कि संपूर्ण धारावाही चालक पर चुंबकीय बल बराबर हो जाएगा एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल और गुणे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चुंबकीय बल इससे हम लोग लिखेंगे कैपिटल F से बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा गया है एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल, इससे हम लोगों ने माना था F डैश से। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल, इसे क्या माना गया था, F डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा F डैश गुणे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि NaL। इतना हुआ। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो F डैश इसका मान आपको ये रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा E। इसके बाद होगा VDB साइन थीटा, ये मान हो गया F डैश का। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा जाएगा NaL। इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे F बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा N, इसके अलावा E, इसके अलावा A, फिर यहाँ पर VD। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है N, इसके अलावा लिखा गया है E, A, VD। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें बचा क्या क्या है, यहाँ पर बचा है आपका B, इसके अलावा L और इसके अलावा साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका मान हम लोग समीकरण 1 से प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए NeAVD बराबर कितना होता है I। तो अब यहाँ पर आप लिख दीजिए
समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा फिर F बराबर, इसकी जगह पे अब आप लिखेंगे I, समीकरण 1 से रखना है। इसके बाद आगे हो जाएगा B L साइन थीटा। तो ये सूत्र आ गया फिर यहाँ पर F बराबर IBL साइन थीटा। तो ये यहाँ पर जो है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का सूत्र हो जाएगा। अब इसके अलावा इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने चुंबकीय बल ज्ञात किया है, अगर आप इसे इस चित्र में प्रदर्शित करना चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय बल F। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां ध्यान दीजिए, जैसे कि पहली कंडीशन कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ध्यान दीजिए थीटा 0 कब होगा, जो यहाँ पर ये धारावाही चालक रखा गया था, अगर इस चालक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दें, यानी कि इस प्रकार से, जो चालक आपका इस प्रकार से रखा गया है उसे इस प्रकार रख दिया जाए, यानी कि इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जब धारावाही चालक यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो इस समय यहाँ पर ध्यान दीजिए F बराबर IBL साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, यानी कि यहाँ पर जो बल आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब इस स्थिति में जो बल होगा वो न्यूनतम होगा, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं मिनिमम। तो याद रखिएगा कि जब धारावाही चालक यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो उस समय वहाँ पर उस पर चुंबकीय बल आरोपित नहीं होगा, यानी कि आप बता सकते हैं न्यूनतम होगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ध्यान दीजिए, केस नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, जब यहाँ पर इस धारावाही चालक को हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दें, यानी कि इस प्रकार से रख दिया जाए। तो अगर धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो F बराबर IBL साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, यानी कि F बराबर फिर आएगा IBL। तो इस स्थिति में जो बल होगा वो अधिकतम होगा, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं फिर मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, अगर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो उस समय वहाँ पर चुंबकीय बल आरोपित नहीं होगा, यानी कि न्यूनतम होगा आप बोल सकते हैं। और अगर धारावाही चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस समय वहाँ पर जो चुंबकीय बल होगा वो अधिकतम होगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।